हेलो बच्चों, हाउ डू यू डू? आई होप यू विल बी एंजॉइंग माई क्लासेस। ओके, मैं आपको एक क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ घोस्ट, भूत का पढ़ाई है। क्यों? हमने कभी ना मॉलिक्यूल देखा है आंखों में, ना कभी एटम को देखा है, ना कभी इलेक्ट्रॉन को देखा है, लेकिन हम हर वक्त बोलते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर जंप किया। अभी मान लेते हो, हम एक स्कीमेटिक डायग्राम वो दिखाते हैं, आप मान लेते हो ना, तभी केमिस्ट्री कभी कभी बोर लगता है। बिकॉज हम उसको डेली लाइफ में हमारा देखते नहीं है। नो, वी आर नॉट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दोज particles or anything what we are discussing in chemistry. That's why it is sometimes getting bored, but it's not like that. मेरे क्लास में you will not feel like that dizzy, because always I am giving the real life experiences in the classrooms. Okay, तो आज हम शुरू करते हैं सेकेंड ईयर का नया चैप्टर, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेली लाइफ का एक एक्सपीरियंस के तरफ ले लेता हूँ। हम हर साल होली खेलते हैं, होली में बहुत रंग लगाते हैं शरीर में ना, कोई लाके रंग डाल देता है, कोई रंग ऐसे गाल पे लगा देता है। तो जब हम नहाते हैं, आप देखे होंगे कुछ रंग तो ऐसे ही धुल जाता है, बा ऐसे ही हाथ लगा से छूट जाता है, और कुछ रंग वो छूटता नहीं है। समझे? ये जो रंग लगता है और ऐसे ही निकल जाता है, हमारा गाल एक सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है, सरफेस के ऊपर रंग लग जाता है, कुछ छूट जाता है, लेकिन कुछ छूटता नहीं, फिर हमको साबुन को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये क्या है? ये सरफेस, हमारा गाल सरफेस है, हमारा सिर सरफेस है। सरफेस के ऊपर हम जब रंग बोलते हैं, लगाते हैं उस पर, वहाँ क्या होता है? इट इज एडजर्व्ड ऑन द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर क्या होता है? एक नया टर्म आपने अभी सुना, दैट इज एडजर्व हो जाता है। व्हाट इज दैट एडजर्प्शन? बट बिफोर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फेनोमेनन occurring at the surface and interface. What it mean? अब देखिए, हम लिख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, आप इसको नोट करिए। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of phenomenon occurring at surface and interface। तो इसका मतलब क्या है? सरफेस केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जो क्या करता है? डील्स विथ द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑकरिंग एट सरफेस एंड इंटरफेस। यानी सरफेस और इंटरफेस के पर जो फेनोमेना अकर होता है उसके बारे में स्टडी करना, दिस इज द एरिया और डोमेन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का उसी एरिया में डिस्कस करता है। तो अभी दो चीजें हमारे सामने आए, एक है सरफेस, दूसरा इंटरफेस। ये सरफेस क्या है और इंटरफेस क्या है? सरफेस आपको पता है, सरफेस मतलब किसी चीज का सरफेस। हमारे हाथ का सरफेस दिस इज, अगर डस्टर लेते हैं, डस्टर, ये पेन का मार्कर का सरफेस भी यही है ना। सरफेस इज द टॉप ऑफ एनी बॉडी। समझ गए आप? तो सरफेस आपको पता है। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज द स्पेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। मान लीजिए दो हाथ है, हम दो हाथ को अभी यहाँ लगाते हैं, तो इनके बीच में जो दोनों कॉन्टैक्ट में कहते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज फेस, इंटरफेस। आप समझ गए? यानी बोथ द फेसेस व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर, द स्पेस अराउंड द टचिंग फेस, दैट इज नोन एज इंटरफेस। आप समझ गए? तो फेनोमेनन क्या है? मान लीजिए हाथ के ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो फेनोमेनन होता है उसके बारे में, और हाथ दोनों अगर मिला लेते हैं, इसके बीच में जो इंटरफेस यानी जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज नोन एज इंटरफेस। उसके ऊपर कौन सा फेनोमेनन अकर होता है, दैट इज द स्टडी डोमेन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। आप समझ गए? तो जो सरफेस केमिस्ट्री कहता है, मैंने आपको बताया था पहले होलिका रंग के बारे में, तो आप देखे होंगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके जीवन में, आप देखोगे आजकल हर घर में वी नीड प्योर वाटर। फॉर दैट प्योर वाटर वी आर इंस्टॉलिंग एक्वागार्ड in almost in every home of the cities, no?
तो ये जो एक्वागार्ड लगता है, एक्वागार्ड में मालूम है आपको पानी कैसे परिष्कार होता है, कैसे साफ होता है, फॉर एट व्हिच दैट इज फेनोमेनन आपको पता है, हमने बताया रिवर्स ऑस्मोसिस इज वन। एंड आपको मालूम है जब पानी साफ होता है तो वी आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग देयर सम चारकोल्स, एक्टिवेटेड चारकोल्स टू प्यूरिफाई द वाटर। आपने ऐसे कोई साइंस एग्जिबिशन भी देखे होंगे, कार्बन को लेके और बड़ा बड़ा दैट इज मार्बल्स को लेके और रेत को लेके भी पानी को सफाई किया जाता है नो। तो हाउ द चारकोल is purifying the water, that is the point. So activated charcoal is having property to absorb all the waste things which is present in the water. So activated charcoal can absorb colors also. अगर हम कलर का पानी ले लें उसमें एक्टिवेटेड चारकोल डाल दें तो एक्टिवेटेड चारकोल कैन एब्जॉर्ब आल्सो कलर्स। आपने देखोगे आपके जो घर में जो भी आप बाइक रखते हो, बाइक के बीच में जो होता है टूल्स का बैग होता है, उसमें एक सिलिका जेल का एक पॉलिथीन छोटा सा होता है। आपको पता है या नहीं पता है मेरे को मालूम नहीं, जिनको पता है एक छोटा सा पॉलिथीन पैक में वो होता है सिलिका जेल। कोई लोग समझते नहीं वो क्या है, लेकिन वो उसका प्रेजेंस उधर क्यों रखा गया है। सिलिका जेल इज वेरी मच having a good power to absorb the water or moisture from the surroundings। उसके अंदर अगर मॉइस्चर हो जाएगा तो that will go for rusting। तो रस्टिंग को बचाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, सिलिका जेल वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि सिलिका जेल कैन एब्जॉर्ब द वाटर्स और मॉइस्चर सो दैट दे विल नॉट गो फॉर द रस्टिंग। आप समझ गए। तो ये एब्सॉर्प्शन क्या है, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर that is adsorption is one of the surface phenomena। adsorption is one of the important surface phenomena। surface phenomena। तो adsorption क्या है, adsorption है अगर हम सॉलिड लेते हैं उसके ऊपर गैस जाके उसके ऊपर सेटल हो जाता है। आपके घर में अगर कंप्यूटर रखा होगा या कोई भी चीज़ रखा होगा, किताब के ऊपर कुछ डस्ट जाके सेटल हो जाते हैं, कंप्यूटर के ऊपर जाके सेटल हो जाता है, या साउंड बॉक्स के ऊपर सेटल हो जाता है, इसे खिड़की पर भी डस्ट जाके सेटल हो जाता है। दैट इज नथिंग बट दैट इज द प्रोसेस और फेनोमेनन ऑफ adsorption। adsorption is a process in which the other substances are just settled down on the surface of the solid surface के ऊपर कोई भी gaseous materials हो या liquids हो, they are just settling at the surface। why they are settled, आप देखेंगे उसके ऊपर ऐसे बढ़ जाता है, वो छूटते नहीं, हम उसको फिर छुड़ाना पड़ता है। तो why, what is the cause behind that, what is the mechanism behind that, what is the theory behind that। आप देखिए मान लीजिए एक solid हम ले रहे हैं, in solid the atoms are strongly occupied with very strong attraction forces। ये फोर्स किससे ज्यादा है, लिक्विड से ज्यादा है और गैसेस भी ज्यादा है, हमको पता है नो। तो ये सारे इसके अंदर जो एटम्स है दे आर वेरी मच टाइड विथ ईच अदर, ये सभी बंधे हुए हैं विथ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अगर ये एक सॉलिड है इसके अंदर सारे एटम्स वैसे ही हैं, सेटल हो गए हैं बिल्कुल। तो क्या होता है अगर सॉलिड का हम सरफेस लेंगे, ये जो सरफेस लेते हैं आप देखिए सरफेस है, सरफेस के अंदर जो ऊपर जो ये एटम्स होंगे, ये जो एटम्स है सारे, ये एटम्स तो इस तरफ खींचा हुआ है इस एटम से, यानी ये एटम को अगर डिस्कस करेंगे तो ये in all the sides, in all the four sides, it is with the force of attraction with other atoms, है ना। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं या इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके चारों तरफ एटम है, so it is tightly held in between that by the force of attraction with all the atoms around it, no। लेकिन अगर हम इस टॉप एटम के किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है हाफ साइडेड इट इज अट्रैक्टेड, इसके एक तरफ ये बंधा हुआ है ना, यानी बता सकते ये नीचे की तरफ बाइने तरफ डाइने तरफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ इट इज नॉट बाउंडेड, ये ऊपर की तरफ बंधा नहीं हुआ है। तो उधर क्या होता है, ये डिसबैलेंस्ड फोर्स इज जस्ट हैपनिंग ऑन द सरफेस, डिसबैलेंस्ड फोर्स, दैट फोर्स इज नॉट हार्मोनी इन नेचर, सो दैट डिसबैलेंस्ड फोर्स
that is accountable for the settlement or the for absorption of any other gaseous particles or liquid particles over that. आप समझ गए, उसके अंदर उसके ऊपर के gaseous particles settle हो जाते हैं, तो that is known as adsorption. So adsorption is due to the disbalanced force which is happened on the surface of any solid. आप समझ गए अभी? तो ये adsorption is also an exothermic process. आप याद रखिए, adsorption is an exothermic process. Exothermic process means delta H must be negative. यहीं पर एक सवाल होता है, सर इसको क्यों हम कैसे हम नेगेटिव डेल्टा एच इक्वल नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं या एक्सोथर्मिक कैसे बोल सकते हैं, हाउ इट इज, हाउ डिड यू टेल लाइक दैट, नो? तो अब देखिए, हमने बताया जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांध होता है तो क्या है, एनर्जी निकलता है. इफ एनी बॉन्ड इज क्रिएटेड, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, नो? एनर्जी इज क्रिएटेड, कोई बंद होता है, बॉन्ड होता है तो एनर्जी निकलता है. तो जब जाके उसके ऊपर कोई गैस पार्टिकल्स किसके सरफेस को सेटल होता है, दे आर held by a very weak attraction force, that is van der Waals force of attraction. मान लीजिए हमारे ये सॉलिड है, इसके ऊपर हमने कुछ गैस पार्टिकल डस्ट पासे इसके ऊपर सेटल हो गए हैं. तो ये जो इसके अंदर सेटल होते हैं, फिर ये कौन से बॉन्ड से इसके ऊपर रहते हैं, इट क्रिएट्स ए वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द एटम्स ऑफ दिस सॉलिड एंड दैट इज नोन एज वीक वैन डर वाल्स फोर्स. वीक वैन डर वाल्स फोर्स. तो क्या होता है, ये जो सेटल होते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स से सेटल होते हैं. It means when they are settled or when they are adsorbed on the surface, a bond is created. At that time, when a bond is created, some energy is released. So that energy is coming out of that body and delta H become negative. यानी that energy is coming out in terms of heat और in form of heat. समझ गए? तो heat के हिसाब से निकलता है, तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है. आप समझ गए? अगर हम यहाँ रिएक्शन डाल लें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हम यहाँ डालें तो यहाँ डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव है. हमने बोला डेल्टा एच नेगेटिव, तो डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. और डेल्टा एस अगर नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होना, ये दोनों अगर नेगेटिव होगा द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूअस. तो ये नेगेटिव होने के लिए क्या होगा, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसे डेल्टा एस से होना चाहिए. यानी डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव टू कंटिन्यू द प्रोसेस, यानी डेल्टा एस आल्सो मस्ट बी नेगेटिव. आप समझ गए? डेल्टा एस नेगेटिव होगा तभी भी डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा. जब पहले सेटलमेंट शुरू होगा ना, एब्सॉर्प्शन शुरू होगा, पहले क्या होगा, डेल्टा एच ज्यादा होगा. समझ रहे? डेल्टा एच धीरे धीरे ग्रेजुअली घटेगा तो क्या होगा, ये दोनों का वैल्यू इट विल डेल्टा एच विल बिकम्स इक्वल टू द डेल्टा एस टी डेल्टा एस हो जाएगा. तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो, यानी दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम बताएंगे. जब एब्सॉर्प्शन होगा एक समय आएगा और एब्सॉर्प्शन होगा ही नहीं, इट विल बी स्टॉप्ड देयर. सो विल फाइंड आउट दैट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. समझ गए? तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, व्हेन बोथ विल बी इक्वल, सो डेल्टा जी विल बी जीरो एंड एट दैट पॉइंट क्या होगा, द एब्सॉर्प्शन विल कम इनटू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो डेल्टा एस नेगेटिव चाहिए, डेल्टा जी भी नेगेटिव चाहिए, डेल्टा एस भी नेगेटिव चाहिए. अगर ये डेल्टा जी और डेल्टा एस नेगेटिव नहीं हुआ तो क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा. ठीक है ना? अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन. पहले हमने आपको बताया एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना, एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना. लेकिन एब्सॉर्प्शन क्या है, इट इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना बट इट इज द फेनोमेना ऑकरिंग इनसाइड द सब्सटेंस. मान लीजिए आप एक धागा ले रहे हैं, धागा तो आपने देखे, कॉटन का धागा एक ले रहे हैं. ये कॉटन का धागा को आप क्या कीजिए, एक कलर बकेट में आप डाल दीजिए. कलर बकेट में, इसमें कलर है, मान लीजिए रेड कलर है. ये कॉटन धागा हमने ले रखे, कॉटन धागा, आप इसको याद रखिए, दिस इज ए कॉटन थ्रेड
इसके अंदर हम रेड कलर ले रखे हैं। रेड कलर मीन्स ऑर्गेनिक कलर, आप याद रखिए, ऑर्गेनिक रेड कलर और नेचुरल, वी कैन बेटर नेचुरल रेड कलर हमने ले रखे हैं, नेचुरल रेड कलर। और इसको हमने हीट किया हुआ है, दिस वाटर इज हीटेड। तो आप देखेंगे कुछ देर जब पहले आप ये व्हाइट कलर होगा, कॉटन थ्रेड, व्हाइट कॉटन थ्रेड, आप कुछ देर बाद देखेंगे दिस व्हाइट कलर इज ग्रेजुअली चेंजिंग इनटू, व्हाइट कलर इज ग्रेजुअली चेंजिंग इनटू रेड, यानी लाइट रेड, फिर ग्रेजुअली इट विल बी डीप रेड। अगर हम इसको पानी में डाल के धागा को गर्म करेंगे, पानी इन वाटर, व्हाट इज देयर, देयर इज ए रेड कलर, दैट इज नेचुरल कलर हमने ले रखा है। तो अगर हम गर्म करेंगे पानी को, तो दिस रेड कलर फ्रॉम द वाटर, रेड मॉलिक्यूल्स, रेड कलर मॉलिक्यूल्स विल पेनिट्रेट इनसाइड दिस थ्रेड। ये क्या करेंगे, इस धागा के अंदर ये जो डाई मॉलिक्यूल्स है, कलर मॉलिक्यूल्स है, दे विल पेनिट्रेट इनसाइड दिस। इसको कहते हैं नेचुरल कलर और नेचुरल डाई भी हम बता सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल डाई क्या होगा, मॉलिक्यूल इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे, समझ गए। तो क्या होगा, धीरे धीरे जब पेनिट्रेट करेंगे उसका कलर विल बी ग्रेजुअली चेंज्ड। तो ये क्या हुआ, पेनिट्रेशन ऑफ द डाई मॉलिक्यूल्स इनसाइड द थ्रेड स्ट्रक्चर, इनसाइड द थ्रेड स्ट्रक्चर, सो दैट इज नोन एज absorption। क्या है उसका, absorption, because it is not the surface phenomena but it is the internal phenomena of that fiber, of that thread। और surface phenomena, अगर जब तक surface phenomena नहीं होगा तो absorption नहीं हो सकता है। पहले ये जो डाई जाएंगे, डाई मॉलिक्यूल्स जाएंगे, किसके ऊपर रखेंगे, उसके सरफेस के ऊपर पहले सेटल होंगे। जब सरफेस के ऊपर सेटल होंगे, फिर बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी, तो क्या होगा, फ्रॉम सरफेस दे विल ट्रैवल इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट थ्रेड, सो दैट इज फर्स्ट सरफेस phenomena, then क्या होगा, internal phenomena। So when it penetrates inside the structure, that is absorption। अगर उसने पेनिट्रेट ना करके सिर्फ इट सेटल्स ऑन द सरफेस, हम लिए एक धागा लिए और सूखा कलर रखा, उसके अंदर ऐसे ही लगा दिए, उसको उसके अंदर डुबा के ले आए, तो क्या होगा, वो कलर्स उसके ऊपर सेटल हो जाएंगे। उसको हम ऐसे कर देंगे, अगर उसको ऐसे ही हिला देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, कलर निकल जाएगा, तो उसको वो हो जाएगा, दैट इज एडसॉर्प्शन, बिकॉज़ दैट इज द सरफेस फिनोमेना। वो डाई और कलर क्या होगा, सरफेस के ऊपर ही रहा होगा, समझ रहे। मान लीजिए हम पेन लेते हैं, इसको किसी कलर में, सूखा कलर में ऐसे डुबाते हैं, फिर ले आते हैं, और कुछ कलर लगा हम ऐसे कर देंगे तो इसमें से कलर निकल जाएगा, दैट इज सरफेस फिनोमेना, दैट इज एडसॉर्प्शन। लेकिन इसके अंदर अगर कोई चला गया कलर और इट इज नॉट बीइंग कमिंग आउट, तो दैट इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। आप समझ गए। सो एब्सॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, लेकिन एब्सॉर्प्शन इज एन इंटरनल फिनोमेना। इट्स क्लियर नाउ। तो अभी क्या हम बोलेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन आप समझ गए। और अच्छी तरह आप समझने के लिए मान लीजिए हम ले रहे हैं अभी ये ले कैल्शियम क्लोराइड, इसका एक ले रहे हैं लंप, और सिलिका जेल का एक लंप ले रहे हैं, सिलिका जेल का एक लंप ले रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, वाटर में, वाटर वेसल में डुबा रहे हैं, और इसको भी वाटर वेसल में डुबा रहे हैं, ठीक है। अभी आप समझ गए, ये कैल्शियम क्लोराइड का लंप और ये सिलिका जेल का लंप। सिलिका जेल क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब, यानी ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल लाके सेटल कर देगा। आप समझ रहे हैं। सिलिका जेल क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स जस्ट सराउंडिंग इट, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एब्सॉर्प्शन क्या है, इट्स ए सरफेस फिनोमेना। So adsorption is defined as the phenomenon of high concentration of molecular species. It may be gases or may be liquids on the surface of the solid as compared to that in the bulk. ये bulk कहाँ से आएगा भाई, फिर what is the meaning of bulk? तो हमने बताया, ये जो हमने ले रहे हैं अभी, इसके अंदर मान लीजिए कलर ले रहे हैं, कलर का पानी, कलर पानी ले रहे हैं, उसके अंदर धागा डाले हुए हैं, है ना, ये बल्क। ये जो कलर पानी है, इसके अंदर जो डाई मॉलिक्यूल है, अगर हम धागा डालते हैं इसके अंदर, धागा डाई करते हैं, तो धागा के ऊपर जितना कलर्स डिपॉजिट हो जाएंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट डाई मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ दिस थ्रेड विल बी मोर देन दिस इनसाइड द बल्क, तभी हम उसको एब्सॉर्प्शन बोलेंगे। और दोनों बराबर है तो एब्सॉर्प्शन होने का सवाल ही नहीं होता है। सिलिका जेल रखेंगे
वाटर वेपर बाहर जितना अगर उसके ऊपर ज्यादा नहीं होगा तो दैट इज नॉट एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन द कंसंट्रेशन मस्ट बी हाई रादर देन दैट इज प्रेजेंट इन द बल्क। जो सारे बाहर जितना है उससे ज्यादा होना चाहिए। अभी आप एब्सॉर्प्शन समझ गए ना। देखिए बच्चों, हमने अभी जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो होली के बाद छोड़ दीजिए। एक दिया हमने व्हाइट कॉटन थ्रेड के ऊपर नेचुरल डाई का हमने एग्जांपल दिया। दूसरा दिया CaCl2 अनाइड्रस CaCl2 के ऊपर वाटर वेपर और सिलिका जेल के ऊपर वाटर वेपर। यहाँ आप देखिए एब्सॉर्प्शन के लिए 2 चीज जरूरत होती है, एक हु ऑब्जर्व्स एंड हु इज ऑब्जर्व्ड। हु ऑब्जर्व्स मींस जो ऑब्जर्व करता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंट। यहाँ ऑब्जर्वेंट कौन सा, इधर कॉटन थ्रेड है, इधर CaCl2 अनाइड्रस CaCl2 है और इधर सिलिका जेल है, समझ गए। और हु इज ऑब्जर्व, कौन ऑब्जर्व होता है, यहाँ कौन होता है, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेट BAT। इधर डाई कलर, इधर वाटर और इधर भी वाटर वेपर, आप समझ गए। तो इसको आप अच्छी तरह याद रखिए, ठीक है ना। ओके डियर, वी विल नाउ स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 फिजिसॉर्प्शन, नंबर 2 केमिसॉर्प्शन। सो व्हाट इज फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन? मान लीजिए एब्सॉर्प्शन होता है at the surface of that solid if there is not any chemical combination, यानी if any bond is not being formed so that will be physical absorption और फिजिसॉर्प्शन। यानी उसके अंदर जो बाहर का हमने गैसियस मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल्स डाला है और इट इज ऑब्जर्व्ड एट द सरफेस ऑफ दैट सॉलिड इफ देयर इज नॉट एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द solid molecule and the gaseous or liquid molecule, then that will be termed the physical absorption और फिजिसॉर्प्शन। लेकिन अगर वो कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही लेते हैं, वेरी वीक बॉन्ड, और एक एक्टिवेटेड दैट इज ऑब्जर्व्ड कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं, कुछ मॉडिफाइड न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं और केमिकली बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इज केमिसॉर्प्शन। वही हमने पहले बात किए थे, कभी कभी जब होली में हम खेलते हैं कुछ रंग तो निकल जाता है जो ऑब्जर्व, और जो केमिसॉर्प्शन जो हमारे शरीर के साथ कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, those are not removed as usually, वैसे ही निकलते नहीं। so we are using the that is some source. Okay dear friends, you see now the difference between फिजिसॉर्प्शन and केमिसॉर्प्शन. what is the basic differences between अगर एग्जाम में आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन, so you can write this all this written in this column. अगर आता है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन, so you can write all these points for केमिसॉर्प्शन. अगर आता है द डिफरेंस, so you write both. समझ रहे आप। तो फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन हमने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आप देखिए। पहले हमने लिखा है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मींस फिजिसॉर्प्शन इज नॉट एट ऑल स्पेसिफिक। कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड किसी भी सॉलिड के ऊपर एब्सॉर्ब हो सकता है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक इन फिजिसॉर्प्शन। लेकिन केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए कौन किससे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, वही करेगा, नहीं तो सभी नहीं कर सकते ना। तो इट इज मोर स्पेसिफिक और हाईली स्पेसिफिक, इट इज नॉट एट ऑल स्पेसिफिक। आप समझ गए। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड्स, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इन फिजिसॉर्प्शन वेरी वीक वैन डेर वाल्स बॉन्ड, इन केमिसॉर्प्शन इट इज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, दे आर मे बी कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। लेकिन इन फिजिसॉर्प्शन ओनली वीक वैन डेर वाल्स बॉन्ड। नंबर 3 एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फिजिसॉर्प्शन इज वेरी लो, क्योंकि वीक वैन डेर वाल्स फोर्स है तो वेरी लो। और केमिसॉर्प्शन इट विल बी वेरी हाई बिकॉज देयर इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, बॉन्ड प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना। सो एंथैल्पी चेंज इज वेरी हाई, दैट इज 40 to 400 किलोजूल पर मोल इन केमिसॉर्प्शन। और इसमें क्या होता है, सिर्फ 20 to 40 किलोजूल पर मोल, आप इसको याद रखिए। फिजिसॉर्प्शन 20 to 40 और केमिसॉर्प्शन 40 to 400 किलोजूल पर मोल एनर्जी एवॉल्व होता है, ठीक है। अब चौथा, रिवर्सिबिलिटी। फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल नेचर, इट कैन बी रिवर्स्ड। हमने बोला ना, कोई अगर उसके सरफेस पे लगा हुआ है, हम उसको ऐसे ही उस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसमें से वो निकल सकता है, तो दैट इज रिवर्सिबल। लेकिन केमिसॉर्प्शन इज नॉट रिवर्सिबल बिकॉज दे हैव परमानेंटली फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्सेस, सरफेस कॉम्प्लेक्सेस दे आर फॉर्मिंग, सो दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। इट इज इरिवर्सिबल। नेचर ऑफ गैस, अगर हम गैस को सॉलिड के ऊपर ऑब्जर्व कराते हैं तो इट डिपेंड्स हाईली ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अगर गैस इजीली लिक्विफाई होता है, दोज गैसेस व्हिच इजीली लिक्विफाई, दोज कैन बी इजीली ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। जो गैस इजीली लिक्विफाई होते हैं वो क्या होगा, ऑब्जर्व बहुत हो जाएंगे, समझ गए, किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर। लेकिन ये क्या होता है,
नॉट सच प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व एंड हाईली स्पेसिफिक, यहाँ वैसे प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं होता है, बहुत हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा वही केमिकल ऑप्शन करेगा, नहीं तो कर नहीं सकता है। अब 6 पॉइंट सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। किस में फिजिकल ऑप्शन, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उसको जगह मिलेगी ना ज्यादा, यानी जो डिसबैलेंस फोर्स ऑफ एरिया विल वेरी हाई, सो वहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इधर क्या होगा, सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म, यह सरफेस एरिया पे क्या होता है, सरफेस कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं, आप समझ गए, सरफेस कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब लेयर्स, यह मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर मान लीजिए हम कंप्यूटर के पूरा ऐसे डस्ट जमा हो रहे हैं, पहले एक लेयर डस्ट जमा हो गए, फिर दूसरे लेयर आएंगे, फिर तीसरे लेयर, ऐसे जमा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, ठीक है ना। लेकिन उसमें कहते हैं ओनली यूनि लेयर फॉर्मेशन करता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए। यूनि लेयर क्यों, अब देखिए ना, एक मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन कर ही लेता है जो उसके सरफेस मॉलिक्यूल के साथ, और दूसरा और तो उसके जगह नहीं ना, मॉलिक्यूल रिएक्शन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि द एब्जॉर्बेट इज नॉट अवेलेबल। हाँ, यहाँ हमने एक आपको बात बता रहे हैं, जब एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ दो चीज होता है, एक एब्जॉर्बेट, एक एब्जॉर्बेंट। मैं आपको अच्छी तरह इसको समझाता हूँ। तो ये जब बॉन्ड किसके बीच में होता है, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट जो उसके ऊपर जमा होता है, और जो एब्जॉर्बेंट जो उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी हमने जो पहले बताया था धागा होता है एब्जॉर्बेंट, और उसके ऊपर कलर होता है एब्जॉर्बेट, BATE। जो एब्जॉर्बेंट के ऊपर जब एब्जॉर्बेट जमा होता है तो रिएक्शन दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट इज अकर्ड, नो। तो एब्जॉर्बेंट का अगर एक मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया तो जगह मिलेगा नहीं ना, समझ गए आप। सो यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन, दैट इज यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन, आप इसको अच्छी तरह याद रखिए। उसका टेम्परेचर, इन फिजिकल ऑप्शन by increasing temperature the absorption will be lowered because it is an exothermic reaction। exothermic reaction में हम अगर नीचे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाए फिजिकल ऑप्शन विल डिक्रीज्ड, समझ गए आप। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल ऑप्शन विल बी डिक्रीज्ड, हमने यहाँ लिखा है एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पहले होता है, केमिकल ऑप्शन में पहले, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वही अपोजिट हो जाता है, यानी इट बिकम्स इक्वल टू द फिजिकल ऑप्शन, यानी फिर एडवर्सली रिएक्ट करते हैं, एडवर्सली एक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन घटता है, ठीक है। अब 9 एक्टिवेशन एनर्जी, फिजिकल ऑप्शन में एक्टिवेशन इज वेरी लो, क्योंकि जो आता है है, लेकिन केमिकल ऑप्शन में ये ज्यादा है, बिकॉज इट नीड्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। और लास्ट वाला इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम फिजिकल ऑप्शन में प्रेशर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा होगा, लेकिन प्रेशर घटाएंगे तो लो कर देंगे, वो फिर अपने वो छोड़ जाएगा। तो क्या है, इट इज रिवर्सिबल नेचर, हमने जो पहले पढ़ा था, इट इज रिवर्सिबल नेचर, यानी बाय लोअरिंग द प्रेशर इट कैन बी द एब्जॉर्ब्ड कैन बी डी एब्जॉर्ब्ड, यानी वो निकल सकते हैं। लास्ट, नॉट सो मच, नॉट सच इफेक्ट आर सीन देयर, यहाँ वैसे इफेक्ट दिखता नहीं है प्रेशर के ऊपर, नॉट मच इफेक्ट ऑफ दैट प्रेशर इन दिस केमिकल ऑप्शन, ठीक है। आप इसको बिल्कुल नोट कीजिए और याद कीजिए आपको, और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय ए सॉलिड। अगर हम सॉलिड लेते हैं एब्जॉर्बेंट और गैस लेते हैं एब्जॉर्बेट, तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप देखिए तो फैक्टर्स क्या क्या है, यहाँ 6 फैक्टर्स हमने लिखा है। नंबर 1 नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एब्जॉर्बेंट, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट सॉलिड्स। पहली बात नेचर ऑफ गैस, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसको डिस्कस किया था। नेचर ऑफ गैस क्या है, जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं, दोज आर इजीली एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस, ठीक है। अगर हम लेते हैं अमोनिया गैस, NH3 गैस लेते हैं और HCl गैस लेते हैं, बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी दे आर इजीली लिक्विफाइड, दे आर इजीली लिक्विफाइड। तो ये क्या होगा, आराम से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझ गए आप। सो आर इजीली लिक्विफाइड, सो दे आर इजीली एब्जॉर्ब्ड, यानी ये बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं। और क्या है, जो गैस कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड है, मान लीजिए H2, N2, ये इजीली लिक्विफाइड नहीं हो सकते, सो दे आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड।
ये आपका याद रह गया। जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। दूसरा बात, ये नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। सॉलिड एब्जॉर्बेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? दे शुड बी एक्टिवेटेड, देयर सरफेस एरिया शुड बी वेरी हाई। जो हम एब्जॉर्बेंट लेते हैं, मान लीजिए चारकोल लेते हैं, चारकोल का सरफेस एरिया जो ज्यादा होना चाहिए, और सरफेस एरिया शुड बी रफ सो दैट द एब्जॉर्बेंट कैन बी सेटल ऑन दैट वेरी इजीली। तो ये नेचर ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चारकोल इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एब्जॉर्बेंट नाउ इन नाउ कंडीशंस। समझ गए? चारकोल और सिलिकॉन जेल हमने बताया था। तीसरा फिर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉलिड आगे हम पढ़ेंगे कैटालिसिस में। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, सॉलिड एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना बढ़ जाएगा एब्जॉर्प्शन उतना बढ़ जाएगा। तो ये सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? आप देखिए सरफेस एरिया कैसे बढ़ सकता है, आप इसको नोट कीजिए। मान लीजिए सरफेस एरिया अगर हम उसको फाइनली डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे? फाइनली डिवाइड, बड़ा पीस से उसको छोटा छोटा कर देंगे, बिकॉज दे आर इन 3D फॉर्म। सो क्या होगा? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अगर हम उसको फाइनली ये कर देंगे, इनका सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी हाई। और क्या होगा? अगर हम उनका सरफेस को रफ बना दें, बना दे तो क्या सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी हीप एंड क्रेस्ट एंड लो हो जाएगा। तो उसके जगह पे क्या होगा? सो सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज। तो दूसरा बात हो गया, एक हो गया उसको छोटा छोटा पीस बना देंगे, और एक क्या हो गया? उसका रफ सरफेस कर देंगे। और तीसरा क्या हो गया? उसके अगर कुछ गैस पहले से होगा तो गैस को रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा? वो सरफेस एरिया भी और बढ़ जाएगा, यानी वो खाली हो जाएगा ना गैस, तो वो जगह मिल जाएगी उसको। और चौथा हम एक्टिवेट कर देंगे, यानी उसके अंदर पोरस क्रिएट कर देंगे। समझ गए? तब क्या होगा? एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाएगी। यानी सरफेस एरिया जितना हुआ तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। हम इसको उल्टा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन उतना बढ़ेगा। उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस। जब गैस एब्जॉर्ब होता है तो गैस का प्रेशर हम जितना बढ़ाएंगे इट विल बी इजीली एब्जॉर्ब। समझ गए आप? तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। यानी प्रेशर ऑफ गैस अगर बढ़ाएंगे हम तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर हमने उधर डिस्कस किया था। अगर फिजिक्स है यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन है तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकॉर्डिंग ली चैप्टर प्रिंसिपल, जब हीट ये देता है तो हम अगर हीट उसको और देंगे तो क्या होगा? इट विल रिवर्स। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिजिकल से एब्जॉर्प्शन में और फिजिक्स एब्जॉर्प्शन में। अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो पहले अगर हम टेम्परेचर देंगे तो एब्जॉर्प्शन तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद एट ए सर्टेन लिमिट अगेन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन आल्सो विल बी रिवर्स, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। समझ गए आप? तो ये टेम्परेचर का बात हो गया। अब आखिर वाला एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट सॉलिड्स में आपको समझा चुका हूँ। एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट सॉलिड्स ये 3 तरह के होते हैं, हमने आपको बताया। उसका सरफेस को रफ कर दीजिए, ताकि क्या होगा? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा? उसके ऊपर अगर कोई गैस है, गैसियस पार्टिकल्स ऑलरेडी सेटल है, तो गैस को निकाल दीजिए, तो उसको अच्छी तरह ज्यादा जगह मिल जाएगी, ज्यादा सरफेस मिल जाएगी। तीसरा क्या है? उसको एक्टिवेट कर सकते हैं आप। एक्टिवेट कर सकते हैं मतलब उसको वैक्यूम में हीट कर सकते हैं ज्यादा, तो मोर सरफेस, मोर पोरस वॉल्यूम विल बी अवेलेबल देयर। तो एक्टिवेटेड चारकोल मतलब समझ लीजिए, एक्टिवेटेड चारकोल क्या करते हैं? चारकोल को वैक्यूम में हाई स्टीम में गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं क्या होता है? उसके सरफेस में बहुत सारे लो पोरस, माइक्रो पोरस क्रिएट हो जाते हैं। मान लीजिए हम ये सरफेस है चारकोल का, अगर हम इसको ये करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा? बिल्कुल माइक्रो पोरस ऐसे
हो जाएगा, तो क्या होगा, सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज, समझ गए। तो इसका एब्सॉर्प्शन विल बी वेरी हाईली इंक्रीज। हमने जितने एक्टिवेटेड सर्कल यूज करते हैं तो इनका सरफेस आर वेरी रफ एंड वेरी लो पोरस, दैट इज माइक्रो पोरस आर अवेलेबल देयर, ऐसा देखा गया। 1 ग्राम अगर एक्टिवेटेड चारकोल हम लेते हैं उस पर करीब करीब 33,000 स्क्वायर मीटर एरिया मिल जाता है, समझ गए आप, कितना मिलता है, 3000 स्क्वायर मीटर एरिया मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एब्सॉर्प्शन तो आप समझते हैं, आइसोथर्म क्या है, व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज वी कैन टेल दैट आइसोथर्मल प्रोसेस, नो। सो एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म मींस अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख के प्रेशर को वेरी करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, समझ गए। मान लीजिए हम एक एडजॉर्बेंट सॉलिड ले रखे हैं, ये एक सॉलिड है, ये सॉलिड एडजॉर्बेंट, इसका मास क्या है, इसका मास है m। अगर इसके ऊपर जो एडजॉर्ब होता है उसका कितना है, मास इज दैट इज x, समझ गए। सो x इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट बीइंग एडजॉर्ब्ड, समझ गए। कितना एडजॉर्ब हुआ है इसके ऊपर, मान लीजिए इसका मास कितना है x, तो एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन विल बी टर्म्ड एज x by m, समझ गए। सो x by m will be directly proportional to p if t is constant। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन यानी x by m प्रेशर के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा ये बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ ग्राफ से एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, तो इसको कहते हैं एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिक आइसोथर्म कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ हमने x एक्सिस में P ले रखा है और y एक्सिस में क्या ले रखा है, x by m, यानी एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, यहाँ प्रेशर। अगर 273 केल्विन हम रखते हैं तो क्या होता है, x by m इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड प्रेशर के साथ, लेकिन एक समय आता है फिर ये बराबर चलता है, ठीक है ना। अगर हम प्रेशर को तो टेम्परेचर अगर हम घटाते हैं तो ये ग्रेजुअली क्या होता है, बढ़ता जाता है, फिर टेम्परेचर हम घटाते हैं, फिर टेम्परेचर घट गया तो क्या हो गया, ये प्रेशर लेकिन बढ़ता है, प्रेशर के साथ ही बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। हमने इसको पहले डिस्कस कर चुका है, जो इसी ग्राफ से इट इज प्रूव्ड, ठीक है ना। ये एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म को लेके साइंटिस्ट फ्रेंडलिक एक थ्योरी दे रखे हैं। आप देखिए फ्रेंडलिक आइसोथर्म्स वो क्या कहता है, ठीक है। देखो बच्चों, फ्रेंडलिक आइसोथर्म है ना, ये जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म है तो साइंटिस्ट 1909 में एक रिलेशनशिप दिए विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, यानी द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन प्रेशर के बढ़ाने और घटाने में क्या रिलेशन रखता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो तभी उनका नाम दिया है फ्रेंडलिक आइसोथर्म। तो व्हाट यू ऑब्जर्व यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ। आप देखिए ग्राफ को आप याद रखिए, यू कैन राइट इजीली व्हाट एवर यू राइट। y एक्सिस हमने लिखा है x by m, x by m इज द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। हमने आपको बताया है x दैट इज द मास एब्जॉर्ब्ड एंड m इज द मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट, सो x by m इज द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। x एक्सिस में p प्रेशर हमने ले रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो उन्होंने क्या देखा, जब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर उन्होंने एक ग्राफ डिटरमाइन किया, प्लॉट किया, तो व्हाट ही फाउंड, अब ये ग्राफ पहले से यहाँ स्ट्रेट लाइन होके गया यहाँ, और इधर से स्ट्रेट लाइन धीरे धीरे ग्रेजुअली कर्व होते पॉइंट फ्रॉम ए टू बी इट बिकम्स ए कर्व लाइन, अगेन आफ्टर बी इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, फ्रॉम 0 to a it is a straight line, so x by m is equal to kp, x by m directly proportional to p, so x by m is equal to kp, k is the proportionality constant। आप समझ गए। उन्होंने देखा a तक 0 to a तक, यानी अगर हम प्रेशर इतना तक बढ़ाते हैं, यहीं तक जब प्रेशर पहुंचता है तो इट इज प्योरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x by m। आप समझ गए।
यानी एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप टू दिस। फिर जब यहाँ से प्रेशर बढ़ता जाता है कहाँ तक, यहाँ तक आता है, क्या होता है, इट बिकम्स ए कर्व लाइन। तो यहाँ क्या रिलेशन होता है, x बाई एम इज केपी टू दी पावर 1 बाई एन हो। उन्होंने देखा केपी और नहीं होता है, केपी टू दी पावर 1 बाई एन होता है। तो 1 बाई एन क्या है, एन इज ए नंबर दैट इज रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1। उन्होंने देखा x बाई एम इज इक्वल टू केपी टू दी पावर 1 बाई एन। आप इसको याद रखिए, ये यहाँ से जो ए बी कर्व लाइन हुआ है उधर क्या हुआ, x बाई एम इज इक्वल टू केपी टू दी पावर 1 बाई एन। फिर उसके बाद जब प्रेशर यहाँ पर पहुंच गया, द सैचुरेशन प्रेशर पे पहुंच गया, तो क्या हुआ, फिर अगेन x बाई एम इज इक्वल टू के पी नॉट, यानी इधर ऑल्सो एक पैरेलल लाइन पे चला। आप समझ गए, दिस इज द फंडामेंटल थिंग। तो हमको याद रखना चाहिए, जब टेम्परेचर पहले प्रेशर पहले बढ़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ता जाता है, उसी के हिसाब से एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ता जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। फिर जब प्रेशर कुछ देर तक चलता है, फिर क्या होता है, इट इज स्टार्ट्स एक कर्व लाइन, और ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अगर प्रोपोर्शनल होता है, नॉट इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म और इक्वली नॉट इट इज इंक्रीज्ड, तो कहते हैं इट गिव्स ए कर्व लाइन। तो यहाँ क्या रिलेशन था, x बाई एम के पी टू पावर 1 बाई एन। जब बी तक पहुंचता है, सैचुरेशन प्रेशर हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर अगेन इट स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर इसको हम ये बीच वाले को, ये जो ग्राफ है, जो कर्व लाइन है ए टू बी, अगर इसको हम ये करें, क्या करें, देखिए हमारे यहाँ क्या रिलेशन है, x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू दी पावर 1 बाई एन। दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, लॉग के x बाई एम इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग के पी टू दी पावर 1 बाई एन। तो इधर कितना हो जाएगा, 1 बाई एन लॉग के, आप समझ रहे हैं, सॉरी लॉग के प्लस लॉग पी टू दी पावर 1 बाई एन। तो कितना होगा, लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। तो ये हो गया लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। तो ये देखिए क्या हो गया, y इज इक्वल टू सी प्लस एक्स एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इधर m इज द 1 बाई एन और स्लोप हो गया 1 बाई एन लॉग पी, और x एक्स हमने ले रखा है, और लॉग के दैट इज कांस्टेंट, और log x हमने ले रखा है y एक्सिस में। तो प्रूफ ऑफ फ्रेडरिक आइसोथर्म हमने प्रूव करने के लिए ये बीच वाले जो ए बी कर्व लाइन हुआ है हमने ले रखा है, x बाई एम के पी 1 बाई एन, के पी पर 1 बाई एन उन्होंने दे रखा है। तो हमने दोनों तरफ log ले गया, log x बाई एम इज log के पी पर 1 बाई एन इज log के प्लस log पी पर 1 बाई एन, यानी log के प्लस 1 बाई एन log p। तो y इज इक्वल टू, इसको हमने y बोला, y इज इक्वल टू दिस इज log के कांस्टेंट प्लस दिस इज m x log p हमने ये x एक्सिस में ले रखा है। तो इधर क्या होगा, ये log x बाई एम और स्लोप अगर 1 बाई एन लेते हैं, तो ये इंटरसेप्ट log k के साथ बराबर हो जाता है, और इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन व्हिच प्रूव्ड द फ्रेडरिक आइसोथर्म। आप समझ गए। तो ये आप इसको याद रखिए, फ्रेडरिक आइसोथर्म स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर by the increase of pressure the extent of absorption directly proportional to pressure at initial stage, and after that after certain point it becomes although directly proportional to but not it directly not it is increased in the regular order but it gives a curve line, and after the saturation pressure it again becomes straight line। समझ गए। तो इसको बिल्कुल आप अच्छी तरह याद रखिए, और एग्जाम में आता है, हर 2 साल में जरूर आता है। आप इसको अच्छी तरह रखिए। अगर आप ग्राफ क्लिक कर देंगे, आप ये दोनों ग्राफ करके लिख देंगे, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। आप समझ गए। एग्जाम में आता है एप्लीकेशन फॉर एब्सॉर्प्शन, एग्जाम में आता है राइट 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन आता है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। इन गैस मास जो होता है उसके अंदर हम क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंट है, सुइटेबल एब्जॉर्बेंट, हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए चारकोल इस्तेमाल की, तो बाहर से अगर कोई गैस आएगा, खराब गैस, तो इट विल सोक बाय दैट, इट विल एब्जॉर्ब बाय दैट। समझ गए। तो इन गैस मास इट इज यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सॉर्प्शन। नो, उसके बाद इन डिह्यूमिडाइजर, अगर कहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी को हम हटाना चाहते हैं, तो वी कैन यूज द एब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल बाय यूजिंग द सिलिका जेल और दैट इज चारकोल, सो दे कैन एब्सॉर्ब द humidity or vapors from that atmosphere। Okay, so here the principle is also used। removal of coloring material, अगर हम कलर के पानी को कलर उसका इंटेंसिटी घटाना चाहते हैं, उसके अंदर थोड़ा चारकोल डाल दीजिए। आप देखिए चारकोल क्या करेगा, कलर डाई मॉलिक्यूल, जो कलर मॉलिक्यूल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो क्या होगा, पानी द कलरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर विल रिड्यूस्ड, समझ गए। तो कलरिंग मैटर उसमें से रिमूव हो जाएगा। अगर हम दैट इज एनिमल लेते हैं, एनिमल चारकोल लेते हैं, तो अच्छी तरह डाई मटेरियल को, डाई कलर को ऑब्जर्व कर सकता है, समझ गए। क्रिएटिंग हाई वैक्यूम, मान लीजिए किसी एक वेसल में या क्लोज वेसल में हम हाई वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा चारकोल डाल दीजिए, अगर कोई गैस होगा उसके अंदर सेटल हो जाएगा, तो वैक्यूम ज्यादा हो जाएगा, समझ गए। अब क्या होगा, इन क्रोमाटोग्राफी मान लीजिए एक हम ऐसा सब्सटेंस लें, उसके हर अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर करना चाहते हैं, वही चारकोल ले लीजिए, मान लीजिए क्रोमाटोग्राफी करेंगे, चारकोल एक जगह बांध दीजिए और दूसरा जगह डुबा दीजिए कलर में, तो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा। कलर एब्जॉर्ब उसको बांध दीजिए, जो खाली जगह है उसके ऊपर और एक कलर ले लीजिए, तो दूसरा कलर ले जाएगा, तो दैट इज नोन एज क्रोमाटोग्राफी। यानी डिफरेंट कलर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, जैसे हमने एल्यूमिनियम आयन को प्रेजेंस को जानने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, इट एब्जॉर्ब्स ब्लू कलर नो, तो इट इज आल्सो यूज द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब लैबोरेटरी में हम करते हैं, तो टू नो द प्रेजेंस ऑफ Al3+ आयन, ठीक है ना। अब डाइंग ऑफ क्लॉथ, ये तो बहुत ज्यादा, जब क्लॉथ डाइंग होता है, मैंने आपको पहले समझाया, पहले एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जर्व होता है, तो एब्जॉर्प्शन इज द बेसिक फर्स्ट फेनोमेना व्हिच इज अकर्ड इन द डाइंग ऑफ द क्लॉथ। पहले कपड़ा में सेटल होता है, फिर कपड़ा के अंदर जाता है डाइंग, तो देयर आल्सो एब्जॉर्प्शन इज बीइंग कैरिड आउट। उसका हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट अगर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, तो दैट विल द रिएक्टेंट विल गेट मोर स्पेस टू रिएक्ट विथ ईच अदर, सो दैट इज द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, समझ गए। तो कैटलिस्ट का हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि दे विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द कैटलिस्ट टू रिएक्ट और टू कोलाइड विथ ईच अदर, समझ गए आप। तो ये इसको आप ये याद रखिए, ये एग्जाम में आता है जरूर, एक दो आता है, और इसको आप लिखिए, ठीक है ना। ये कोई बस एक दो बार आप सुनिए इस वीडियो को और इसको याद रख लीजिए, आपको हो जाएगा। अगर आपको लगा नहीं बाकी यार इस क्लास में वी गॉट समथिंग, हमको समझ में आ गई व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, तो आप जरूर इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं हूं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। ओके, थैंक यू।